हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। देखो, आपकी एजुकेशन है जिसका नाम है एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। इस एजुकेशन का आज हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाने वाली हूँ और पूरे ही क्वेश्चन पेपर जो है उसका डिटेल में आपको आंसर के साथ में पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आप जो मोर वीडियोस हो मेरी सभी को देख पाएँ और अपनी स्टडी अच्छे से कर पाएँ। देखिए, आपको ये पेपर देखना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आप सोल के स्टूडेंट हैं तो सोल में मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड होते हैं पिछले ईयर के ही। तो इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन पेपर करवा रही हूँ ताकि अगर आपके इस साल भी क्वेश्चन रिपीट हो तो आपको पता चल जाए कि किस तरह से आंसर लिखना है। चलिए इसको देख लेते हैं कि किस तरह से आपका ये पूरा ही क्वेश्चन पेपर दे रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है या तो आप अंग्रेजी या फिर हिंदी दोनों में से एक लैंग्वेज में दे सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन है यानी टोटल इसमें 6 क्वेश्चन है, 6 में से आपको सिर्फ 4 आंसर देने हैं यानी 4 प्रश्न आपको करने हैं और चारों के ही जो अंक होंगे वो बराबर होंगे। तो आप 6 में से कोई भी 4 अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको 6 के आंसर बताने वाली हूँ यानी 6 के 6 आंसर मैं आपको बता दूंगी। चलिए देखेंगे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले ने भारत में शिक्षा प्रणाली को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी भूमिका और पहल पर चर्चा कीजिए। यानी जो ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले थे उन्होंने किस तरह से जो शिक्षा प्रणाली है उसको बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये आपको बताना है। और उसकी भूमिका पर, इन दोनों की जो भूमिका थी उस पर आपको चर्चा करनी है। देखिए, ये दोनों ही हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं शिक्षा की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ आपको ये फर्स्ट इंग्लिश में क्वेश्चन दे रखा है, फिर हिंदी में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे कि आप हिंदी में देख सकते हैं, मानव विकास सूचकांक और लिंग विकास सूचकांक और भारत में शिक्षा क्षेत्र के लिए इसकी प्रासंगिकता के संबंध में विभिन्न मापदंडों की व्याख्या कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में मानव विकास सूचकांक और लिंग विकास सूचकांक क्या होते हैं ये आपको बताना है और ये जो शिक्षा है उसके संबंध में किस तरह से एक मापदंड का काम करते हैं ये आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, विशेष रूप से स्कूल स्तर पर शिक्षा प्रदान करने में पंचायती राज व्यवस्था और स्थानीय निकायों के महत्व और भूमिका की आलोचना कीजिए। यानी जो विशेष रूप से हम पंचायती राज व्यवस्था और जो हमारे स्थानीय निकाय होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि वो किस तरह से जो हमारी एजुकेशन है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए फिर हम देख लेते हैं वन बाय वन। पहले हम इन तीनों क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। यानी जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो था, ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले ने भारत में शिक्षा प्रणाली को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किस तरह से, हमें ये चर्चा करनी थी। चलिए फिर देख लेते हैं। पहले हम सबसे पहले देखेंगे ज्योतिबा फुले को। ज्योतिबा फुले जो है वो किस तरह से एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें आप लिख सकते हैं इंट्रो में, ज्योतिबा फुले का जन्म 1827 में पुणे के माली जाति के एक शुद्ध परिवार में हुआ था। 1848 में एक ब्राह्मण मित्र की शादी में शामिल होने उनका जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। फुले एक रूढ़िवादी शादी में बारात का हिस्सा बने, लेकिन बाद में उनके मित्र के अभिभावकों ने उन्हें फटकार और अपमानित किया। उन्होंने कहा कि फुले निम्न जाति के हैं, इसलिए उन्हें इन रिवाजों से दूर रहना चाहिए। यानी देखिए, जो ज्योतिबा फुले हैं वो एक निम्न जाति के व्यक्ति थे, निम्न जाति में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उनका एक फ्रेंड था जो कि ब्राह्मण था। ठीक है, तो वो अपनी फ्रेंड की शादी में जाते हैं। जब उनके फ्रेंड की शादी हो रही होती है तो वो उनको भी इनवाइट करते हैं, तो वो उनकी शादी में जाते हैं और वहाँ कुछ लोगों को पता चलता है कि वो निम्न जाति के हैं। तो उनके जो ज्योतिबा फुले के जो फ्रेंड थे, उनके जो अभिभावक यानी जो भी उनके रिलेटिव थे, वो सभी ज्योतिबा फुले को डांटते हैं और फटकार लगाते हैं और उनकी बेइज्जती करते हैं कि तुम निम्न जाति के हो, इन सारे रीति रिवाजों से दूर रहो, तुम इन रीति रिवाजों में शामिल नहीं हो सकती क्योंकि तुम निम्न जाति के हो। ठीक है, इस घटना से फुले का जातिवाद में निहित अन्याय का भाव हुआ और उन्हें यह एहसास हुआ कि निराश्रयता से चलते शूद्र बर्बाद होते हैं। यानी देखिए, इस घटना के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि किस तरह से जो शूद्र हैं वो बर्बाद हैं, वो भी सिर्फ इसकी वजह से क्योंकि वो नीचे जाति के हैं। तो इसके खिलाफ उन्होंने फिर उसके बाद में आवाज़ उठानी शुरू की और उन्होंने हर तरह से पतन का सामना करना पड़ा। इस कारण से उन्होंने यह विचार किया कि इन समस्याओं का समाधान केवल शिक्षा से ही संभव हो सकता है। यानी इसके बाद में उन्हें एहसास हुआ कि अगर हम इन सभी से ऊपर उठना चाहते हैं, इन समस्याओं को समाधान करना चाहते हैं, तो हमें लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें इन सब से ऊपर उठा सकती है। ठीक है, इसके अंतर्गत आप और लिख सकते हैं, फुले ने शुद्ध
महिलाओं और शिक्षा से वंचित शोषित समुदायों के लिए काम करना शुरू किया। 1848 में उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना की। और फिर ज्योतिबा फुले जो हैं उन्होंने महिलाओं के लिए और जो शूद्र लोग होते हैं और जो शिक्षा से वंचित समुदाय होते हैं उनके लिए काम करना शुरू किया। और 1848 में पुणे में उन्होंने महिलाओं के लिए एक स्कूल की स्थापना की। यह उस समय की रूढ़िवादी सोच के खिलाफ एक बड़ा कदम था। ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने समाज में सुधार के लिए अथक प्रयास किया। सावित्रीबाई फुले ने भी कविताओं के माध्यम से लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया। यानी ज्योतिबा फुले तो ये कार्य करते ही थे, साथ में उनकी वाइफ जो थी सावित्रीबाई फुले वो भी समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य करती थी। अपनी जो कविताएं हैं उनके माध्यम से लोगों को शिक्षित करने का कार्य करती थी। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, फुले का जीवन कई नेताओं के लिए प्रेरणादायक रहा। जातिवाद और मूर्ति पूजा का खंडन किया और समाज में समानता के लिए लड़ाई लड़ी। 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की और 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। उनके विचार और कार्य आधुनिक भारत में भी प्रासंगिक हैं। फुले ने शिक्षा को सवाल जवाब, आलोचनाओं और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम बनाया, ना कि केवल सूचना के संचार का। यानी इनका मानना था कि जो शिक्षा होती है वो सिर्फ हमारी सूचना का माध्यम नहीं होती, बल्कि जो हमारे सवाल जवाब होते हैं, आलोचना होती हैं, विचार होते हैं, उनके आदान प्रदान का भी माध्यम होता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे ज्योतिबा फुले के कुछ प्रमुख कृतियां, यानी जो ज्योतिबा फुले द्वारा कुछ प्रमुख कृतियां लिखी गई हैं। पहला है हमारा त्रित रतन और दूसरा है हमारा गुलाबगिरी, तीसरा है हमारा किसान का कोड़ा। ये सभी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है, इनके बारे में आगे आप इसमें लिख सकते हैं। उनका जीवन और कार्य भारतीय समाज में शिक्षा और समानता के महत्व को उजागर करता है। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले भी उनके साथ इस मिशन में शामिल थीं और दोनों ने मिलकर समाज सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी दोनों ने ही मिलकर समाज में सुधारने और समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे सावित्रीबाई फुले को। ठीक है, अभी हमने देखा ज्योतिबा फुले के बारे में, यानी इनके हस्बैंड के बारे में। अब हम इनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले के बारे में जानेंगे। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। वह भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारक और मराठी कवयित्री थी। उन्होंने अपने जीवन को शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए समर्पित किया। सावित्रीबाई का योगदान कई मायनों में महत्वपूर्ण है। उनमें विशेषकर महिला और दलितों के शिक्षा क्षेत्र में सुधार शामिल है। यानी देखिए जो सावित्रीबाई फुले हैं उन्होंने भी अपने हस्बैंड की तरह बहुत ज़्यादा योगदान दिया समाज सुधार में और जो महिला शिक्षा होती है उसको बढ़ाने के लिए, ताकि जो महिला शिक्षा है उसको बढ़ाया जा सके, समाज सुधार किया जा सके। और देखिए जो सावित्रीबाई फुले थी उनके भी घर में इतनी परमिशन नहीं थी कि वो जाकर एजुकेशन ग्रहण कर सकें, लेकिन उनके जो भाई थे उन्होंने जो बेसिक चीज़ें थी अपने भाई से सीख ली थी। जो पढ़ना लिखना था, मराठी लैंग्वेज का पढ़ना लिखना, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने भाई से सीख ली थी। और जब उनकी शादी हुई तो जो ज्योतिबा फुले थे वो भी इस चीज़ को बढ़ावा दे देते थे कि हाँ स्त्रियों को पढ़ना लिखना चाहिए। इसी वजह से वो आगे बढ़ पाई। आगे चल के उन्होंने समाज में भी सुधार किया। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे प्रारंभिक जीवन और शिक्षा, यानी इनकी जो प्रारंभिक जीवन था वो कैसा था और इनकी शिक्षा कैसी थी। सावित्रीबाई फुले का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। उनका विवाह ज्योतिबा फुले से हुआ था। उन्होंने उन्हें शिक्षित किया और समाज सेवा की दिशा में प्रेरित किया। सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले ने मिलकर 1848 में पुणे में भारत का पहला बालिका विद्यालय खोला। इस विद्यालय में सावित्रीबाई फुले ने स्वयं शिक्षक के रूप में कार्य किया। यानी जब ज्योतिबा फुले ने 1848 में पुणे में एक बालिका विद्यालय खोला था तो उस टाइम पे जो वहाँ की टीचर थी वो सावित्रीबाई फुले ही वहाँ की टीचर बनी थी। ठीक है, अब हम देखेंगे शैक्षणिक योगदान कि इनका जो शैक्षणिक योगदान था वो कैसा था। चलिए देख लेते हैं। सावित्रीबाई फुले ने बालिकाओं की शिक्षा के लिए कई विद्यालयों की स्थापना की। वह अपनी शैक्षणिक विधियों में आधुनिक और प्रासंगिक विचारों का समावेशी करती थी। उनका मानना था कि शिक्षा के माध्यम से ही समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। और दोनों ही हस्बैंड वाइफ का ये मानना था कि अगर शिक्षित हो जाएंगे लोग तो समाज में परिवर्तन आ जाएगा। इसीलिए इन दोनों ने समाज में जो शिक्षा है उसको बढ़ाने का प्रयास किया था ताकि समाज में परिवर्तन आ सके। ठीक है, अब हम देखेंगे इन दोनों के जो प्रयास थे, यानी सामाजिक सुधार, किस तरह से सामाजिक सुधार पे इन्होंने प्रयास किए उसको देख लेते हैं।
सावित्रीबाई फूले ने विधवा पुनर्विवाह और सती प्रथा के उन्मूलन के लिए भी संघर्ष किया। उन्होंने विधवा महिलाओं के लिए आश्रम स्थल खोले और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रेरित किया। ठीक है, यानी जो सावित्रीबाई फूले थी उन्होंने विधवाओं के लिए, जो विधवा होती थी और सती प्रथा होती थी, उनके लिए एक संघर्ष किया और जो विधवाएं होती थी उनके लिए आश्रम भी स्थापित किए थे। अब हम देखेंगे कविताएं और साहित्य योगदान, यानी जो इनकी कविताएं हैं और साहित्य योगदान है। सावित्रीबाई फूले एक कुशल कवित्री भी थी। उनकी कविताएं सामाजिक मुद्दों और स्त्री शिक्षा के महत्व पर केंद्रित थी। उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। चलिए अब इनके हम प्रमुख काव्य संग्रहों को देख लेते हैं कि कौन कौन से इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। तो पहला आप लिख सकते हैं काव्य फूले। इस संग्रह में उनकी कविताओं का संकलन है जिसमें उन्होंने सामाजिक सुधार के संदर्भ दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 52 काशी सुधार रत्नाकर, जो कि इन्होंने लिखा था 1892 में। इस काव्य संग्रह में भी सामाजिक सुधार पर कविताएं शामिल हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इनके अन्य जो योगदान थे। चलिए अब हम इनके अन्य योगदान देख लेते हैं। सावित्रीबाई फूले ने 1854 में विधवाओं के बच्चों के लिए घर की स्थापना की और 1868 में अछूतों के लिए अपने कुएं को खोल दिया। उन्होंने 1867 में प्लेग महामारी के दौरान रोगियों का उपचार भी किया। सावित्रीबाई फूले का जीवन और कार्य आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने अपने समाज सेवा और कार्यों के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि शिक्षा और सामाजिक सुधार के माध्यम से समाज में वास्तविक परिवर्तन लाया जा सकता है। यानी देखिए इन्होंने कितने बड़े बड़े कार्य किए। जो विधवाओं के बच्चे होते थे उनके लिए घर बनाए और जो अछूत होते थे उनके कुएं को खोल दिया कि हाँ वहां से कोई भी पानी ले सकता है। जब प्लेग महामारी आई थी तो रोगियों के जो उपचार होता था वो उन्होंने किया। तो इनके जितने भी कार्य हैं वो अभी भी प्रेरणा के दायक हैं, यानी प्रेरणा हमें देते हैं कि हाँ हमें लोगों की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा मानव विकास सूचकांक और लिंग विकास सूचकांक और भारत में शिक्षा क्षेत्र के लिए किसी प्रासंगिकता के माध्यम से विभिन्न मापदंडों की व्याख्या कीजिए। यानी हमें मानव विकास सूचकांक और लिंग विकास सूचकांक के बारे में बताना है कि मानव विकास सूचकांक क्या होता है और लिंग विकास सूचकांक क्या होता है और भारत में इसकी शिक्षा को ये किस तरह से प्रेरित करता है। ये इसके जो मापदंड हैं उनके बारे में हमें बताना है। चलिए देख लेते हैं। इसके अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं मानव विकास सूचकांक, यानी जो मानव विकास सूचकांक है उसको हम HDI के नाम से जानते हैं और जो लिंग विकास सूचकांक होता है GDI के नाम से जानते हैं। दोनों महत्वपूर्ण मापदंड हैं जिसके द्वारा किसी देश की सामाजिक और आर्थिक विकास को मापा जाता है। यानी देखिए ये जो दोनों ही सूचकांक है ये किसी भी देश की जो सामाजिक और आर्थिक विकास होता है उसको मापने का कार्य करते हैं। यह सूचकांक विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी ये दोनों ही सूचकांक जो होते हैं वो किसी भी व्यक्ति या किसी भी जो देश है उसके जो जीवन स्तर है और जो स्वास्थ्य है उसको केंद्र में रखने का प्रयास करते हैं और उनको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे और विकास के इन पहलुओं और लैंगिक समानताओं का मूल्यांकन करते हैं। भारत में शिक्षा के क्षेत्र के लिए यह सूचकांक अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि ये संकेत देते हैं कि किस प्रकार की शिक्षा नीतियां और सुधार की आवश्यकता है ताकि सामाजिक प्रगति हो सके और लिंग समानताओं को बढ़ाया जा सके। यानी ये सूचकांक जो है वो समाज को सुधारने का प्रयास करते हैं और जो लिंग समानताएं होती हैं उनको बढ़ाने का प्रयास करते हैं ताकि जो समाज है उसमें समानताएं ला सकें। ठीक है, अब हम देखेंगे मानव विकास सूचकांक यानी HDI क्या होता है। चलिए मानव विकास सूचकांक को देख लेते हैं। HDI को मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा तैयार किया गया एक समग्र सूचकांक है जिसका उद्देश्य किसी देश की जनसंख्या के स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर की स्थिति का मूल्यांकन करना है। यानी ये जो है ये एक तरह से किसी भी देश की जो जनसंख्या उसके होती है उसका स्वास्थ्य, उसकी शिक्षा, उसके जीवन स्तर को मापने का कार्य करता है। HDI का मुख्य 3 मापदंडों पर आधारित होता है और जो HDI होता है वो मुख्य रूप से 3 मापदंडों पर आधारित होता है। अब वो कौन कौन से 3 मापदंड हैं चलिए देख लेते हैं। पहला होता है हमारा जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा जो होती है ये स्वास्थ्य का एक संकेतक होता है जिससे यह मापा जाता है कि औसतन किसी देश में लोगों की जीवन प्रत्याशा कितनी है। यानी ये जीवन प्रत्याशा को मापने का कार्य करता है। नेक्स्ट होता है हमारा शिक्षा स्तर। यह शिक्षा का एक संकेतक है जिसमें औसतन वर्ष की शिक्षा और देश में स्कूल नामांकन दर जैसे मानक शामिल होते हैं। यानी ये देखा जाता है कि कितने जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं और कितने नामांकन होते हैं स्कूल में। नेक्स्ट होता है हमारा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यानी GNI। यह आर्थिक विकास का एक मापदंड
साधन है जिसमें किसी व्यक्ति के औसत आय को मापने का कार्य किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, एचडीआई में शिक्षा के मापदंड का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि यह बताता है कि देश की शिक्षा व्यवस्था कितनी प्रभावी है और इसी वजह से लोगों की क्षमता और जीवन स्तर में किस हद तक सुधार हो सकता है। यानी ये जीवन स्तर को बताने का तो कार्य करता है और किस हद तक सुधार की आवश्यकता है ये भी बताता है। अब हम देखेंगे लिंग विकास सूचकांक यानी जीडीआई। अब जीडीआई को देख लेते हैं। लिंग विकास सूचकांक जीडीआई एचडीआई ही स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के स्तर पर आधारित होता है, लेकिन इसमें विशेष रूप से पुरुष और महिलाओं के बीच अंतर को मापा जाता है। यानी ये भी एक तरह से एचडीआई की तरह ही कार्य करता है, लेकिन ये मेनली जो पुरुष और स्त्री होती हैं उनके बीच के जो अंतर होते हैं उसको मापने का कार्य करता है। एचडीआई ये दर्शाता है कि एक देश में लिंग के आधार पर समानता का स्तर कैसे है, इसके मुख्य उद्देश्य हैं। अब हम इसके मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं कि इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं। तो पहला आप लिख सकते हैं लैंगिक समानताएं। यह शिक्षा, स्वास्थ्य और आय के क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर को दर्शाता है। यानी ये जो है ये स्त्री और पुरुषों के बीच का जो अंतर है उसको दर्शाने का कार्य करता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शिक्षा में लैंगिक भेदभाव का मूल्यांकन के क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी और उनके औसत शिक्षा वर्ग का आकलन जीडीआई के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं स्वास्थ्य और आय की विभिन्नताएं। एचडीआई में स्वास्थ्य और आय स्तर के आधार पर भी लैंगिक भेदभावों का विश्लेषण किया जाता है। यानी एचडीआई में हम स्वास्थ्य और लैंगिक भेदभावों को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एचडीआई और जीडीआई की प्रासंगिकता। यानी एचडीआई और जीडीआई की क्या प्रासंगिकता है भारत में, अब हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। भारत में एचडीआई और जीडीआई के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की संभावना का आकलन किया जा सकता है। विशेषकर निम्नलिखित बिंदुओं पर इन सूचकांकों की प्रासंगिकता है। अब हम इन सभी बिंदुओं को देख लेते हैं। इसके अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं शिक्षा में गुणवत्ता और उपलब्धता। एचडीआई में शिक्षा स्तर के मापदंडों, देश के लोगों की शिक्षा गुणवत्ता और विद्यालयों में नामांकन दर की स्थिति को दर्शाता है। इससे सरकार और नीति निर्माताओं को यह जानकारी मिलती है कि किस तरह से शिक्षा नीति बनानी चाहिए ताकि हर व्यक्ति को समान अवसर मिल सके। यानी ये जो है ये हमें ये बताने का कार्य करता है कि किस तरह से नीतियां होनी चाहिए ताकि हर व्यक्ति को समान अवसर मिल सके और आगे बढ़ सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे लैंगिक असमानताओं का एचडीआई शिक्षा क्षेत्र में लैंगिक असमानताओं को मापता है। यह सूचकांक दर्शाता है कि महिला और पुरुषों को शिक्षा में समान अवसर मिल रहे हैं या नहीं। जैसे कि विकासशील देशों में जहां महिला और शिक्षा दर अपेक्षाकृत कम है, एचडीआई के मापदंड से यह आकलन किया जा सकता है कि किस तरह से नीतियों द्वारा लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी ये देखने का कार्य करता है कि स्त्री और पुरुष के सामने जो स्त्री और पुरुष हैं दोनों के लिए शिक्षा के जो अवसर हैं वो समान है या नहीं है, और नहीं है तो उसको किस तरह से बनाया जाए, इस तरह से ये कार्य करता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे असमानताओं की पहचान। यानी ये जो है ये असमानताओं की पहचान करता है। जीडीआई और एचडीआई के माध्यम से शिक्षा न केवल क्षेत्रीय असमानताओं बल्कि आर्थिक स्थिति के आधार पर भी असमानताओं की पहचान की जा सकती है। इससे उन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा सकता है जहां शिक्षा की पहुंच कम है और जहां सरकारी हस्तक्षेपों की आवश्यकता है। यानी ये जो है ये भी कार्य करती है जिन क्षेत्रों में एचडीआई और जीडीआई कम है उन पर किस तरह से कार्य किया जा सके, और जहां सरकार की पहुंच कम है उसमें किस तरह से कार्य किया जा सके। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं शिक्षा के माध्यम से प्रचार। एचडीआई और जीडीआई जैसे सूचकांक नीति निर्माताओं को यह बताते हैं कि शिक्षा लोगों के जीवन स्तर में किस हद तक सुधार ला सकती है। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार एचडीआई को बढ़ाया जा सकता है। यह लोगों के जीवन स्तर में आय में वृद्धि भी कर सकता है। यानी देखिए ये जो है ये किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, इस तरह से नीतियां बनाई जाती हैं, और भारत में जो नीतियां हैं वो किस तरह से ये जो है ये जीवन स्तर को भी सुधार सकता है, इस बात पर भी जोर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे महिला और शिक्षा में सुधार के प्रसार। यानी जो महिला हैं उनकी जो शिक्षा है उसमें सुधार के प्रसार देखेंगे। एचडीआई यह स्पष्ट करता है कि यदि महिलाओं को
शिक्षा में समान अवसर मिलते हैं तो वह उनके सामाजिक और आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। भारत में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की नीतियां GDI के सूचकांकों के आधार पर बनाई जा सकती हैं। देश में महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित मिल सकता है, यानी इसमें हम देश में जो महिलाएं होती हैं उनके सशक्तिकरण को भी बढ़ता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। क्या आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? आप इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं मानव विकास सूचकांक यानी HDI और लिंग विकास सूचकांक यानी GDI भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए आवश्यक कारण है। इसके माध्यम से नीति निर्माता उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जहां शिक्षा के विकास की आवश्यकता है। HDI देश की शिक्षा व्यवस्था को एक संग्रह दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जब HDI यह सुनिश्चित करते हैं कि लैंगिक समानताओं का मापदंड भी पूरा किया जा सकता है। इन सूचकांकों का सही उपयोग करके शिक्षा क्षेत्र सुधार कर समाज में विभिन्न वर्गों में समान अवसर दिए जा सकते हैं, जिससे भारत में सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके। आई होप आपको ये निष्कर्ष अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विशेष रूप से स्कूली स्तर पर शिक्षा प्रदान करने पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय निकायों के महत्व और भूमिका की आलोचना कीजिए। यानी इसमें आपको पंचायती राज व्यवस्था जो होती है और जो स्थानीय निकाय होते हैं उनके बारे में बताना था। चलिए देख लेते हैं इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं। पहले हम देखेंगे इसका परिचय। पंचायती राज संस्थाएं भारत में स्थानीय स्वयं शासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और जन सुविधाओं का विस्तार करना है। जिस विशेष रूप से स्कूली स्तर पर शिक्षा प्रदान करने में इन संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह संस्थाएं स्थानीय स्तर पर बच्चों की शिक्षा की देखरेख करती हैं और शिक्षा के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे स्थानीय निकायों के महत्व। अब हम इसमें एक एक करके सारे महत्व देखेंगे। पहले हम देखेंगे स्थानीय निकायों का महत्व क्या होता है। तो इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं पंचायती राज संस्थाओं का स्थानीय निकायों के रूप में एक महत्वपूर्ण जो होता है वो योगदान होता है। किस तरह से? पहला आप इसमें लिख सकते हैं प्राथमिक शिक्षा का प्रसार, यानी जो पंचायती राज संस्थाएं होती हैं ये प्राथमिक शिक्षा जो होती है उसका प्रचार करते हैं और जो माता पिता होते हैं उनको शिक्षा का महत्व समझाने का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं स्कूलों का प्रबंधन, यानी जो पंचायती राज व्यवस्था होती है वो स्कूलों का प्रबंधन करती है। जो भवन हो गए, शौचालय हो गए, पीने का पानी हो गया, ऐसी सुविधा प्रदान करने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शिक्षक नियुक्ति और उपस्थिति, यानी जो टीचर्स होते हैं उनकी नियुक्ति करने का और उनकी जो उपस्थिति है उनको करने का कार्य पंचायती राज व्यवस्था करती है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं मिड डे मील योजना का कार्यान्वयन, यानी जो मिड डे मील योजना होती है जो कि बच्चों को स्कूलों में खाना देने वाली योजना होती है उसका कार्यान्वयन किया जाता है, ताकि पंचायती राज स्वास्थ्य योजनाएं जो होती हैं वो सही तरीके से चल सकें और बच्चों को शिक्षा दी जा सके। अब हम देखेंगे पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका की आलोचनात्मक समीक्षा, यानी जो पंचायती राज संस्थाएं होती हैं उनकी आलोचनात्मक जो समीक्षा की जाती है उसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं हालांकि पंचायती राज संस्थाएं की शिक्षा में भूमिका अत्यंत अहम है, परंतु कुछ चुनौतियां भी हैं। अब देखिए हमने देखी इसकी जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी इन्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें आप पहला लिख सकते हैं वित्तीय सीमाएं। पंचायती राज संस्थाओं के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं होते, जिसकी वजह से इनकी जो भूमिका है वो रह जाती है और जो इनके आधारभूत ढांचे हैं वो भी बिगड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अधिकारों की सीमाएं, यानी पंचायती राज व्यवस्थाओं के पास इतने अधिकार नहीं होते, कुछ सीमाओं में अधिकार होते हैं जिसकी वजह से पूरी स्वतंत्र नहीं हो पाती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं अधिकारी और नेताओं की उदासीनताएं, यानी कई बार पंचायत के सदस्य शिक्षा के प्रति उदासीन रहते हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है। प्राथमिकता अन्य विकास कार्यों पर होती है और शिक्षा के मुद्दे कई बार उपेक्षित हो जाते हैं। यानी जो पंचायती राज व्यवस्था में नेता होते हैं वो कभी कभी जो शिक्षा के मुद्दे होते हैं उन पर ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से जो शिक्षा होती है उसमें गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आप लिख सकते हैं जन जागरूकता की कमी, यानी पंचायती जो
क्षेत्र होते हैं या ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं उनमें जन जागरूकता की कमी होती है और लोग जो होते हैं वो कौशल नहीं होते या फिर उनके पास इतना कौशल नहीं होता कि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाए। जन जागरूकता की कमी देख सकते हैं। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। क्या आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? आप इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं पंचायती राज संस्थाएं स्कूली स्तर पर शिक्षा के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि इन्हें बेहतर संसाधन, अधिकार और जन जागरूकता की आवश्यकता है ताकि वह शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत प्रभावी योगदान दे सके। सरकारी और सामाजिक सहयोग से ही इन संस्थाओं की भूमिका को और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है, जिससे ग्रामीण शिक्षा प्रणाली में ही सुधार हो सके। यानी देखिए ये सारी चीज़ें आप इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं ताकि जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर भी शिक्षा पहुँचाई जा सके। इसीलिए जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आई होप आपको अभी तक ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे एंड जो मोर हमारे क्वेश्चन बचते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप मेरी वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एंड मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ ताकि आपको सोल की सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए और आप अपनी स्टडी भी अच्छे से कर पाएँ। चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।